अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जीवन की सफलता का आधार है। प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में किसी भी उत्तेजना, जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। अतः उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। अब अपन देखते हैं कि अभिप्रेरणा को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो अधिगम जो है, उस अधिगम के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही महत्व रखती है। अधिगम का प्रमुख कारक है, अनिवार्य स्थिति है, ये सुनहरी सड़क है, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग कहते हैं। अधिगम का हृदय, हार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यवहारिक रूप में अपने जीवन का कोई भी कार्य करे, उसके लिए उसको मोटिवेशन, सामान्य रूप से अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। मोटिवेशन शब्द यूँ देखा जाए तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के मोटम, मूवर से हुई है, और उसका अर्थ होता है गति करना, टू मूव। मतलब हम किसी कार्य को करते हैं तो अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब है अभिप्रेरणा की परिभाषा है गुड। ये परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार आ भी चुकी है। अब गुड क्या कहते हैं? प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से दूसरी परिभाषा देखें अपन, ये परिभाषा है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की। प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक स्थितियाँ, शक्तियाँ और आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। उसी प्रकार से तीसरी परिभाषा ये लोवेल की है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब ये 3 परिभाषा के बाद हम चौथी जो परिभाषा ले रहे हैं वो क्रो एंड क्रो की है। अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, इसी रूप में वह सीखने का आधार है। अपन देखें व्यवहारिक रूप में तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक गुड की जो सबसे पहली है और इसके बाद ये दूसरी है। अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, अर्थात जब तक अभिप्रेरणा नहीं होगी, रुचि उत्पन्न नहीं होगी, इसी रूप में वह सीखने का आधार है। स्किनर स्कूल अधिगम में प्रेरणा में वांछित व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायित्व करना, जारी रखना, नियमित करना व निर्देशित करना शामिल है। गिलफोर्ड प्रेरणा को भी विशेष कारक व दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने, बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। अटकिंचन की परिभाषा, ये परिभाषा है अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय, भावना का क्रिया को आरंभ करने, बनाए रखने के तथा क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है। मैकडूगल इसकी परिभाषा, अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। वुडवर्थ क्या कहता है? अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। जॉनसन अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। अब हमने ये परिभाषा देख ली। इस परिभाषा से हम एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि हमारे जीवन में चाहे वो कोई भी कार्य हो, जैसे कि अभी वर्तमान में अपन देखें कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। अब रीट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समय में अगर हम मन ही मन ये सोचते रहें कि हम रीट की तैयारी करें, तो ये तो होने वाली है नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक सकारात्मक पक्ष लेना पड़ेगा कि हमें रीट की तैयारी करनी है, हमें आवश्यकता जॉब की है, जॉब की आवश्यकता है,
तो आजीविका की आवश्यकता हो गई। अब हमारा नौकरी में जाना ये एक चालक हो गया, अर्थात हमें किसी भी तरीके से इस कंपटीशन में रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करना है। अब अगर हम देखें आगे, तो आगे स्थिति ये आती है कि इसके लिए अभिप्रेरित व्यवहार करना पड़ेगा, हमको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर प्रयास किया और हमने कुछ सीखा है, उसको हमारी मेमोरी में अगर फिट है, तो हमें कुछ प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से मैं याद कर रहा हूँ और याद कर रही हूँ, तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें फीडबैक मिलेगा। और अंततः जैसे जैसे हमें इंसेंटिव जो प्रोत्साहन मिलता जाएगा, तो हम अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित होते जाएंगे और अंत में हमें गोल, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं, उसकी प्राप्ति होगी। अब आता है अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, शारीरिक व आंतरिक प्रक्रिया है। इसमें दूसरा है आवश्यकता या प्रेरक से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया है जो निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा उत्सुकता मतलब तत्परता युक्त प्रक्रिया है, ध्यान केंद्रित प्रक्रिया है, उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की गति अलग अलग होती है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आधारित प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये तो हो गई उसकी परिभाषाएं और उसकी प्रकृति। अब कुछ और लेते हैं, इसी प्रकृति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभिप्रेरणा साध्य है, न होकर साधन है। ये साध्य नहीं है, केवल साध्य तब होगा जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो साधन है केवल। इसके बाद अभिप्रेरणा में व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करता है जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। अभिप्रेरणा भावनात्मक क्रिया है। अब है अभिप्रेरणा के प्रकार। अब टाइप ऑफ मोटिवेशन, इसमें दो आती हैं, एक है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी है बाह्य या द्वितीयक अभिप्रेरणा। अब इसमें अन्य नाम देखें, प्राकृतिक, जन्मजात, अनसीखी अभिप्रेरणा, इसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा जिसको करने से हमें सुख या संतोष की अनुभूति होती है। दूसरा, यह व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है, इनकी पूर्ति अनिवार्य और आवश्यक है। वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। अब अपन आंतरिक अभिप्रेरणा किस किस को कहेंगे, तो एक है भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, परित्याग, काम, मातृत्व, बचाव, प्रभुत्व, प्रयास, प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा, आराम, अनुकरण, खेल, सफलता की इच्छा, नेतृत्व आदि को हम कह सकते हैं कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब दूसरा लेते हैं अपन बाह्य या द्वितीयक अभिप्रेरणा। अन्य नाम है इसके द्वितीय नकारात्मक अभिप्रेरणा, सेकेंडरी अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। जब किसी क्रिया या कार्य को हम बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। अब है प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, परिणामों की जानकारी, श्रव्य दृश्य सामग्री, लक्ष्य, आदर्श या उद्देश्य प्रदान करना, मूल्यांकन, अध्यापक छात्र संबंध आदि को हम कह सकते हैं बाह्य अभिप्रेरणा।